वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा टूल है जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी सोसाइटी और हमारे आने वाले पॉलिटिकल सेटअप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। आज वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं दिल्ली की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर पॉलिटिशियन बीजेपी की बांसुरी स्वराज जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। हम शुरुआत करेंगे यंगस्टर्स। बांसुरी जी यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं पॉलिटिक्स में, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हम जेनजी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट उनके साथ ये एसोसिएट किया जाता है कि वो हर चीज़ में ये चाहते हैं कि व्हाट इज़ इन फॉर मी। सो वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहें पब्लिक डिस्कोर्स में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट इज़ इन देयर फॉर यंगस्टर्स एट लार्ज? थैंक यू विक्रांत जी फॉर अ वेरी जेनरस इंट्रोडक्शन। देखिए, जब हम जेनजी की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये जेनरेशन कितना मायोपिक या संकीर्ण मानसिकता नहीं रखती कि व्हाट इज़ देयर फॉर मी। ये एक ऐसी जेनरेशन है जो पर्पस ढूंढती है। ये वो जेनरेशन है जो तथ्यों को पहले टेस्ट करती है और फिर उन पर विश्वास करती है। पर ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देखिए, देश, अगर हम भारत की बात करें तो 60% से ज़्यादा हमारी जनसंख्या आज 30-35 की एज से नीचे है, यानी बहुत बड़ा युवा पूल हमारा है। और जेनजी के लिए ख़ास करके मैं बोलना चाहूँगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इज़ नॉट अ सिंप्लिसिटर इलेक्टोरल रिफॉर्म, इट इज़ अ वाटरशेड मोमेंट व्हेन इट कम्स टू रिफॉर्म्स इन जनरल इन इंडिया। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं, पहले तो मैं बता देती हूँ वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। इसका अर्थ है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव यानी विधायकों और सांसदों का चुनाव एक साथ पूरे भारत में करने का हम प्रयास करेंगे। अभी क्या होता है, आप देख रहे होंगे देश में हर साल कोई ना कोई इलेक्शन का माहौल चलता रहता है। एक बहुत व्यापक तरीके से पहले जनरल इलेक्शन होता है और फिर स्टेट इलेक्शंस अलग अलग मौके पे होते रहते हैं। इनको जब आप सिंक्रोनाइज करेंगे तो सबसे पहले तो 1.5%, 1.5% ऑफ हमारा जीडीपी आप बचाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स। वो जितना पैसा आप बचाएंगे, और एक रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट के सामने, जो हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि उनके जो रफ आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया साइमल्टेनियस इलेक्शंस में बचेगा। ये सारा का सारा पैसा कहाँ लगेगा? ये देश के विकास में लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं जेनजी को ये कहना चाहूँगी या युवाओं को कहना चाहूँगी कि जो देश की गति में बार बार अवरोध आता है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के कारण, सबसे पहले तो वो थमेगा। दूसरी बात, जितना पैसा बचेगा वो हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए और अवसर लाने के लिए, देश को मैं कहूँगी कि प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल होगा। और तीसरी बात मैं कहूँगी कि चुनाव कहीं ना कहीं लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन संस्कृत में कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जेत। जब वही उत्सव बार बार मनाया जाए तो कहीं ना कहीं वोटर फटीग आता है। और मैं नहीं चाहती कि बार बार चुनाव के कारण हमारे यूथ में एक सेंस ऑफ एपैथी आए। जब आपको भी मालूम है कि पूरे राष्ट्र में चुनाव एक बार है, तो युवा भी अपने मुद्दों को बहुत संजीदगी से उनका अध्ययन भी करेगा। दे विल बी एबल टू वॉइस दोज कंसर्न्स एज वेल, और एक ही बार जाकर बहुत निर्णायक तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। हाल ही के जितने भी इलेक्शंस आपने देखे, आपने देखा होगा, जैसे हाल ही में अगर हम बिहार की बात करें, महिलाओं की और युवाओं की बहुत निर्णायक भूमिका रही है चुनाव में। दे नॉट जस्ट अ वोट बैंक। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन इज द काइंड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत। विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में ये बहुत मददगार होगा ये रिफॉर्म। बांसुरी जी, अगर इसको डीकंस्ट्रक्ट करें पूरे एपिसोड को, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कहा, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट, कि बहुत सारे पैसों की बचत होगी, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प द इकोनॉमी। और हम लोग एक डेवलपिंग नेशन हैं, तो वो पैसा जो है वो डेफिनेटली
कितना भी पैसा हो वो देश के प्रगति में, देश की ग्रोथ में काम आएगा। लेकिन जो इसके डिट्रैक्टर्स हैं, ये चीज़ तो बिल्कुल तय है कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा पोलराइज कर चुका है ऑलरेडी। जो इसकी बुराइयां देखते हैं वो ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की कॉस्ट पे हम लोग पैसा बचाने का सोच रहे हैं कि अगर हम बार बार पॉलिटिशियंस जो हैं कभी लोकल बॉडीज इलेक्शंस में या विधानसभा में या लोकसभा में बार बार जब पब्लिक के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस उनका लो ऑन कॉन्फिडेंस रहते हैं और वो हमेशा ये चीज़ रहती है कि उनको बार बार पब्लिक की अदालत में जाना है और उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये परफॉर्मेंस जो है कि परफॉर्मेंस का जो प्रेशर उनके ऊपर पॉलिटिशियंस के ऊपर है वो ईज ऑफ हो जाएगा और वो 5 साल में एक ही बार अकाउंटेबिलिटी की तरफ सोचेंगे? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और बहुत विनम्रता से कहूँगी कि परफॉर्मेंस में तो हिंड्रेंस आती है। जब बार बार चुनाव आते हैं तो सरकारें जो हैं वो दीर्घकालिक निर्णयों के बजाय तत्कालीन निर्णय लेती हैं और परफॉर्मेंस के बजाय पॉपुलिज्म टेक्स प्रेसिडेंस। क्या होता है कि आप अगर 5 साल की प्रॉपर अवधि देते हैं किसी भी सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, तो वो निर्णय ले सकती है, केवल घोषणा नहीं करेगी स्कीम्स की, उनको इम्प्लीमेंट भी करेगी। उनमें अगर कोई बग फिक्स करने वाली बात है कि भाई किसी पर्टिकुलर स्कीम में अगर आपको लग रहा है कि उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन में किसी प्रकार की टीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, तो 5 साल का समय बहुत अच्छा समय है उसको सारा का सारा बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। यही अगर आप बार बार चुनाव करते हैं तो एक तो आचार संहिता लग जाती है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के कारण आप भी जानते हैं कि कितना ज़्यादा ना केवल टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट होता है क्योंकि स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाती हैं। अगर कोई मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बन रहा है या कोई मेजर काम हो रहा है, हर चीज़ में आपको कहीं पुलिया बनानी है, उन सब पर आपको रोक लगानी पड़ती है उस अवधि के लिए, तो एक तो गतिरोध होता है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि पॉपुलिज्म के कारण आप बहुत शॉर्ट टर्म विजन रखने लग जाती हैं सरकारें। अब आप बात करें अकाउंटेबिलिटी की, देखिए हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अकाउंटेबिलिटी तो हर राजनेता और हर गवर्नमेंट की बनती ही बनती है। आप चुनाव जब 5 साल बाद आप जाएंगे, जैसे मैंने संसद के लिए मुझे जनप्रतिनिधि के तौर पर नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र ने सौभाग्य दिया और चुना। 2024 में जब मुझे चुना गया, यदि पार्टी मुझे दोबारा मौका देती है और 29 में अगर मैं लड़ती हूं तो मेरा रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिकली जनता जनार्दन उस पर देखकर ही वोट करेगी। तो अकाउंटेबिलिटी तो हर गवर्नमेंट की वैसी भी होगी क्योंकि हर 5 साल पे इलेक्शंस होने ही हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव केवल सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा है, चुनावों को हटाने की बात नहीं कर रहा। और जब हम बोलते हैं बार बार पोल्स, नंबर 1 आपका वोटर टर्नआउट बहुत लो हो जाता है बिकॉज देयर इज अ वोटर फटीग ऑल्सो दैट सेट्स इन। एंड नंबर 2, लाइक आई सेड, किसी भी प्रकार की स्कीम में बहुत ज़्यादा अवरोध और गतिरोध आता है। मासुरी जी, एक आपकी बात दुरुस्त है, बट एक जो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर किस्म की पार्टीज़ हैं। बीजेपी हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और साधन संपन्न भी है, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता हैं आपके। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी छोटी पार्टीज़ भी हैं, रीजनल पार्टीज़ भी हैं। उनका ये कहना है कि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो हर्ट होंगे क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो कल्ट लीडरशिप से जो जहाँ भी हम हैंडल कर रहे हैं या जो भी हमने कल्ट लीडरशिप देखी है, मोदी जी के ज़माने में ही नहीं, नेहरू जी के ज़माने से, उसके बाद में इंदिरा जी को देखा गया या राजीव गांधी जी का भी कुछ इम्पैक्ट ऐसा रहा कि सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस ही नहीं, जनरल इलेक्शंस के अलावा विधानसभा इलेक्शंस, इवन लोकल बॉडीज इलेक्शंस पे भी जब इतनी बड़ी कोई शख्सियत होती है या इतनी बड़ी कोई पार्टी होती है तो ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। कि अभी भी मैं महाराष्ट्र में काफ़ी सालों से राजनीति कर रहा हूँ, अभी देखा जाए तो कि अगर देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ पे इतने बड़े नेता बन के उभरे हैं तो आज की डेट में अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उनके ऊपर भी हम देख सकते हैं कि एक तरीके से एक तरफा रिजल्ट्स आए हैं। तो इस किस्म, तो रीजनल पार्टीज का ये कहना है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स उनके साथ में आएंगी और ये दिस विल गिव एन एडवांटेज टू ह्यूज पार्टी लाइक बीजेपी।
इसमें एक सवाल में दो सवाल छुपे हुए हैं, तो मैं एक एक करके दोनों का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनल पार्टीज़ के भविष्य की। रीजनल पार्टीज़ का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। भारत का जो इलेक्टोरेट है, द इलेक्टोरेट ऑफ भारत इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी मंझा हुआ इलेक्टोरेट है और संवेदनाशील इलेक्टोरेट है और बहुत समझदारी वाला इलेक्टोरेट है। और मैं क्यों कहती हूँ, जब आपने देखा होगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर आप करेंगे भी, नेशनल पार्टी जो पार्लियामेंट की इलेक्शंस के लिए लड़ रही होगी वो बात करेगी नेशनल मुद्दों की जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं स्थानीय मुद्दों की। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर एक रीजनल पार्टी और एक आई वुड से नॉट जस्ट बीजेपी बट एनी नेशनल लेवल पार्टी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, एनी पार्टी अगर वहां पे भिड़ंत होती है तो कई बार होता है कि रीजनल पार्टी को चुना जाता है। मैं आपको बता रही हूं कि जो भारत का मतदाता है जब वो वोट देने जाएगा तो उसके जहन पे ये बात हावी होगी कि जब वो सांसद के लिए चुनाव करेगा तो वो केंद्र के मुद्दे देखेगा, जब वो विधायक के लिए चुनाव करता है तो वो स्थानीय मुद्दे देखता है। रीजनल पार्टीज आर वे मोर वेल कन्वर्स्ड परहैप्स व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट रीजनल एस्पिरेशंस एंड रीजनल concerns. That is the general perception. It may not be correct, but that is the general perception. Now you spoke about cult leaders. मुझे कल्ट लीडर नहीं अच्छा लगता एज अ टर्म, मैं कहूँगी आइकॉन्स। अगर हम आइकॉन्स की बात करें तो देखिए अभी तो किसी प्रकार का साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन मोदी मैजिक आपने देखा, मोदी मैजिक हरियाणा में भी चला, मोदी मैजिक बिहार में भी चला। एक लीडर का प्रभावशाली होना उसका साइमल्टेनियस इलेक्शन से लेना देना नहीं है, वो उस व्यक्ति के करिश्मा, उसकी कार्यशैली पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, बहुत आइकॉनिक रीजनल लीडर्स भी हैं हमारे यहाँ, वो ज़रूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में ही हो, लेकिन अगर आप रीजनल पार्टीज़ देखें वहाँ पर भी कई ऐसे प्रभावशाली नेता हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है अपने एरिया में। तो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज अ प्रोसीजरल रिफॉर्म, इसका पर्सनालिटी के क्लैश से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात, एक बात मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। किसी ने आके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात कर रहे हैं सर, अभी तो आप पूरे भारत में जाकर हम सब के लिए अलग अलग स्टेट्स में प्रचार करते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो फिर तो मोदी जैसे आइकॉन केवल अपने क्षेत्र में बंद कर रह जाएंगे। आपको पता है उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि अगर कोई रिफॉर्म और कोई पॉलिसी यानी कोई नीति राष्ट्र के हित में है तो वो चाहे पार्टी क्या अहित कर रही हो, मैं तो भी राष्ट्र सर्वोपरि मानकर उस नीति को लेकर आऊंगा। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि रीजनल पार्टीज आर एट अ डिसएडवांटेज। आई वुड से इन फैक्ट इट मेक्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। रीजनल पार्टीज का एक मुद्दा ये है कि जो इसी के एक्सटेंशन में जो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हम लोग माइंडसेट एक रहता है वोटर का कि अगर वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में जा रहा है तो अपने लोकल मुद्दों को ही उसका प्रेवलेंट रखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। विधानसभा में अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा में देश के मुद्दे होते हैं। तो आपको नहीं लगता उनका ऐसा एक कहना है कि वोटर इसमें कंफ्यूज होकर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, वो उसके दिमाग पे हावी हो जाएंगे और वो उसकी सोच को इम्पैक्ट करेंगे, उसका डिसीजन मेकिंग में जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस के लिए या विधानसभा के इलेक्शंस के लिए वो लेगा डिसीजन? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने दोबारा बोला, जो लोग ऐसी बात करते हैं दे आर क्वेश्चनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द इंडियन वोटर। मैं दोबारा कह रही हूँ कि भारत का मतदाता बहुत समझदार है, वो जानता है कि जब आप केंद्र सरकार का चयन कर रहे हैं तब आपको केंद्रीय मुद्दों के बारे में सोचना है, और जब आप विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं या उसके बारे में मतदान करने जा रहे हैं तो आपको स्थानीय मुद्दे या फिर स्टेट स्पेसिफिक मुद्दों पर ध्यान देना है।
पर मैं विक्रांत जी ये भी आपको याद कराना चाहूँगी, खास करके आपके माध्यम से विपक्ष के जो ये सुर विरोध में उड़ रहे हैं, इसमें मैं ज़रूर आपको याद कराना चाहूँगी कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई आज की इजाद नहीं है। आप भी जानते हैं कि 1967 तक भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था, साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होता था। ये तो क्योंकि कुछ तत्कालीन राजनेताओं की महत्वाकांक्षा ऐसी थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ स्टेट असेंबलीज को जल्दी डिसॉल्व कर दिया। बाद में आप भी जानते हैं कि इमरजेंसी लग गई जब पूरे के पूरे संविधान का गला घोट दिया गया, इसलिए पूरा का पूरा साइकिल जो है वो आउट ऑफ सिंक चला गया। वरना 1967 से पहले के जितने चुनाव थे, 4 चुनाव एक साथ हुए हैं। जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसा आपने कहा कि 1967 से पहले सारे इलेक्शंस वन नेशन वन इलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट हमारे देश में प्रचलित था, लेकिन उसके बाद में जब आउट ऑफ सिंक गए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, जब ये इलेक्शंस जो हैं स्टेट के और लोकसभा के आउट ऑफ सिंक गए, तो उन्हीं कारणों से पिछले कुछ सालों से वो कारण रिपीट नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स डिसॉल्व नहीं हो रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बाई चांस उन्हीं कारणों से दोबारा उस किस्म की सिचुएशन देश में आती है तो दोबारा आउट ऑफ सिंक जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है? जी नहीं, वैसे तो ये बिल जेपीसी में इसका मंथन हो रहा है। आप जानते हैं कि जब इस बिल को संसद में इंट्रोड्यूस करा गया तो उसके बाद मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाएगा। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सदस्य होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त है और वहाँ पर हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स वगैरह से बात कर रहे हैं। लेकिन जो करंट फॉर्म है बिल का, मैं उस पर बात करती हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और कहीं सरकार गिर जाती है और आपको अगर चुनाव करवाने पड़ते हैं, तो बिल के जो करंट फॉर्म में बिल है उसके प्रावधान ये कहते हैं कि रिमाइंडर टर्म के लिए आप इलेक्शन दोबारा कर सकते हैं। तो कभी भी वो जो 5 साल वाली अवधि है वो निरंतरता बरकरार रहेगी। एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई सरकार आती है और वो राज्य सरकार मान लीजिए गिर जाती है 2 साल के बाद, तो जो रिमाइंडर टर्म है 3 साल का, उसके लिए इलेक्शन करवाया जाएगा ताकि वो इन सिंक रहे विद द 5-year इलेक्टोरल प्रोसेस एंड द टाइम टेबल ऑफ इट। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि भारत का जो संविधान है वो इस बात के लिए प्रोवाइड करता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्योंकि हो सकता है कई लोग इसका विरोध इस पे करें, बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर आप आर्टिकल 83 देखें, आर्टिकल 171 देखें, तो वो कहता है एक मैक्सिमम टर्म प्रिस्क्राइब करता है भारत का संविधान और वो है 5 साल की। कहीं पर भी हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि हम 5 साल से पहले यानी शॉर्टर टर्म नहीं रख सकते। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल, it is in sync with what is provided in the constitution, and number 3, the bill in its current form provides for this kind of an exigency. आप महिला नेता हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, ये पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ी चीज़ और बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ हमारे देश में देखी गई है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और अब ये भी कहना उचित होगा कि बीजेपी इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट, कि हम देखा जाए तो महिलाओं की वजह से प्राइमरीली महाराष्ट्र के नतीजे देखे जाएं या बिहार इलेक्शंस के नतीजे देखे जाएं तो काफ़ी ज़्यादा, इवन दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिया। ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर कार्यान्वित होता है तो उससे आप महिलाओं के पार्टिसिपेशन के ऊपर किस किस्म का इम्पैक्ट देखती हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुश होने की बात है कि मेरे देश की मातृशक्ति भारत की भाग्य विधाता बन रही है और बहुत निर्णायक भूमिका निभा रही है। जितने भी इलेक्शंस आए, चाहे वो केंद्र का इलेक्शन हो, चाहे वो जितने भी बाकी के स्टेट इलेक्शन से, आपने बात करा दैट बीजेपी इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी। मैं उसका जवाब दे देती हूँ। वो इसलिए है क्योंकि मेरे देश की मातृशक्ति ये बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सदन में सर्वसम्मति बनवाकर ये सुनिश्चित कर लिया कि इतना लंबा
जो एक विघ्न पड़ा हुआ था महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में, उसको दूर करा। और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा है और आप जानते हैं कि महिलाओं का अब रिप्रेजेंटेशन 33% होने जा रहा है और ये बात सभी राजनीतिक दलों पर लागू होने वाली है। यानी 18वीं लोकसभा वो आखिरी लोकसभा है where you will find women under represented। 2029 से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत अब मेरे देश की मातृशक्ति राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ एकदम अग्रसर होगी और इस देश के नीति निर्माण में अपना योगदान करेगी। अब हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। देखिए, मुझे लगता है कि इन कॉम्बिनेशन विद नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दिस इज गोइंग टू बी अ वाटरशेड मोमेंट व्हेन इट कम्स फॉर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया। और ये मैं क्यों कहती हूँ, कई बार क्या होता है, महिलाओं को संसाधनों की कमी के कारण, उनमें काबिलियत शायद बहुत हो, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण शायद वो पिछड़ जाती हैं इस राजनीतिक रेस में। वो अब नहीं होगा, क्योंकि सांसद और विधायक ये दोनों प्रत्याशी अपना चुनाव इकट्ठे लड़ रहे होंगे। मैं आपको एक बहुत सामान्य भाषा में कलोकियल एग्जाम्पल देती हूँ। एक परिवार है और एक परिवार में मान लीजिए 2 बेटे हैं, दोनों की शादी अलग अलग करेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। अगर एक ही मंडप में एक ही दिन दोनों बेटों को ब्याह देंगे तो हर चीज़ का खर्चा आपका आधा हो जाएगा। रिश्तेदार भी एक ही बार आएंगे, खाने का, टेंट का, सबका खर्चा आधा। एक ही पंडित जी दोनों की जो है सेरेमनीज निपटा देंगे। उससे क्या होता है, एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर आ जाता है। जब एक महिला प्रत्याशी लड़ रही हैं, वो चाहे मान लीजिए सांसद का इलेक्शन लड़ रही हैं, जो विधायक प्रत्याशी भी वहां पर जोर लगाते हैं, तो एक तो उतने संसाधन खर्च नहीं होते, उनसे संसाधनों की आवश्यकता भी नहीं होती। तो दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल व्यू। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जब 5 साल का प्रॉपर पीरियड मिल जाएगा तो ये काफ़ी अच्छी अवधि है लीडरशिप को ग्रूम करने के लिए। ये बहुत अच्छी अवधि है जहाँ पर और ये बात केवल महिलाओं पे लागू नहीं होती, मुझे लगता है इस देश के युवा पर भी लागू होती है। एनीबडी विद पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, उसको टाइम मिल जाता है नीति को समझने का, नीति को परखने का, उसमें और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने का, अध्ययन करने का और बड़ों से सीखने का। तो मैंने कहा ना, ट्रेनिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए एक बहुत प्रॉपर अवधि मिल जाती है जहाँ पर हमारी जो लीडरशिप है वो भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगी विद इलेक्शंस, आई वुड से। आपको ऐसा लगता है कि विमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि जैसा आपने कहा कि 2029 से हमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी महिला नेताओं की बहुत बढ़ेगी आफ्टर दिस गेट्स इम्प्लीमेंटेड, और आपने जो ग्रूमिंग का कहा कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिल रहा है, आपकी पार्टी में या अक्रॉस पार्टी लाइन क्या आप ये देखती हैं कि कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जा रहे हैं विमेन लीडरशिप को ग्रूम करने के लिए? आप देख लीजिए, अगर मैं अपने चुनाव की ही बात करूं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन तो भी भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने दिल्ली में 7 सांसदों में से 2 महिला सांसदों को टिकट भी दी और फिर वो दोनों जीती, यानी माननीय कमलजीत सहरावत भी और मैं भी। तो मैं तो खुद इस बात का लाइव एग्जाम्पल हूँ। और रही बात, आप देखिए दिल्ली में जैसे ही देवतुल्य मतदाता ने 27 बरस पुराना हमारा वनवास समाप्त कर कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लेकर आए, तो हमारी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी और स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के बाद रेखा गुप्ता इज़ द नेक्स्ट CM ऑफ दिल्ली एंड शी इज़ अ वुमन। और मुझे लगता है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अ लिप सर्विस, इट्स नॉट जस्ट अ रेटोरिक दैट वी इंडल्ज इन। पार्टी बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से अपनी वुमेन लीडरशिप को ग्रूम भी कर रही है और तैयार भी कर रही है। और रही बात कि आप कह रहे थे कि महिला नेताओं की आवश्यकता है, जी बिल्कुल है। हम इस देश की आधी आबादी हैं, हम विश्व की आधी आबादी हैं और ईश्वर ने सृजन की शक्ति अपने पास रखी या महिलाओं को दी, और कहीं ना कहीं आई थिंक दे से द फ्यूचर इज फीमेल, देन आई विल से द फ्यूचर इज नाउ। आई डेफिनेटली एग्री, बट एक समस्या इसमें है कि आप
पढ़ी लिखी महिला हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आप अपने हिसाब से यू हैव एन इंडिपेंडेंट माइंड, यू हैव बीन ग्रोन, यू हैव बीन नर्चर्ड लाइक दैट ओनली। लेकिन अगर हम गांव देहात की बात करें तो एक हम जितना भी वुमेन रिजर्वेशन बिल ले आएँ और जितना भी नारी सशक्तिकरण की बात कर लें, या हम वन नेशन वन इलेक्शन को भी बहुत प्रोमिनेंटली प्रोपोगेट कर लें, लेकिन एक चीज़ महिलाओं के साथ में, महिला नेताओं के साथ में हो रही है कि पंचायत लेवल पे या म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे अभी भी वो जहाँ वुमेन रिजर्वेशन है भी, जहाँ जहाँ वहाँ पे भी औरतें जो हैं वो अपने पतियों या अपने घर के अपने सदस्यों, अपने पिता वगैरह, उन सब की डोमिनेंस में ही डिसीजन मेकिंग कर रही हैं। तो एक वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप देखती हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, और अगर आप उसको बड़ी समस्या की तरह से देखती हैं तो उसके इलाज के लिए ये बहुत ही अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू है और ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। चीज़ें बहुत बदल रही हैं। और आप देखिए, पंचायत में तो रिजर्वेशन काफ़ी समय से है। ना केवल पंचायत में आप देखेंगे कि या फिर इवन फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में जहाँ पर विमेन रिजर्वेशन आया है, आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन लीडर्स उभर कर आ रही हैं। लेकिन अगर आप हाल ही के जितने भी स्टेट इलेक्शंस की बात करें, आपने देख लिया होगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि युवा और महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई है ये तय करने की कि एनडीए सरकार आए वहाँ पर। वो दे डिड नॉट गिव इन टू दी ओल्ड रेटरिक। अगर हम इसकी बात करें, बिहार की ही बात करें, जातिवाद से ऊपर उठकर महिलाओं ने अपना मतदान करा है एनडीए के फेवर में। उन्होंने विकास को वोट दिया है। उन्होंने ये जो इतना ज़्यादा एक भ्रांति फैलाई जा रही थी घुसपैठियों को बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो फैला रहा था, उन्होंने भारत के हित में राष्ट्रवादी निर्णायक फैसला दिया है महिलाओं ने। तो आप जो है महिलाओं को अंडर एस्टिमेट मत करिए। न केवल भारत का मतदाता बहुत समझदार है, उसमें महिला मतदाता बहुत इंटेलिजेंट है। मैं फेडरल स्ट्रक्चर की एक बार दोबारा बातचीत मैं करना चाहूँगा। बहुत जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका बार बार बीजेपी पे एक आरोप ये लगा रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं मिटिगेट करने की कोशिश हो रही है। तो उन डिट्रैक्टर्स को जो वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। वन नेशन वन इलेक्शन संघीय ढांचे के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, संघीय ढांचा जो आता है उसकी उत्पत्ति भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? जो 3 लिस्ट बनी है, देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज अ स्टेट लिस्ट एंड देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? कि कुछ बातें हैं जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में हैं, कुछ हैं जो दोनों के अधिकार क्षेत्र में, और कुछ हैं जो केवल राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क्या कर रहा है? सिर्फ एक टाइम टेबल दे रहा है कि वो इलेक्शन जो आज भी होते हैं, राज्य के भी होते हैं, सेंटर के भी होते हैं, उन इलेक्शंस को एक साथ कर लो, दैट्स इट। ना ये उन पावर्स पर किसी प्रकार का धब्बा लगा रहा है, ना किसी पावर को बढ़ा रहा है। सेंटर की कोई पावर इसमें बढ़ नहीं रही, स्टेट की कोई पावर इसमें घट नहीं रही। जो चीज़ें स्टेट के अधिकार क्षेत्र में है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वो अभी भी उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस, ये डिफेंस जो सेंटर के अधिकार क्षेत्र में है, वो सेंटर के ही अधिकार क्षेत्र में रह गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किस बिना पे ये बोला जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन फेडरलिज्म के खिलाफ है? और पुनः दोहराना चाहूँगी, ये कोई आज की इजाद नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव 1967 तक जब कांग्रेस शासन में थी तब हो रहा था। तब फेडरलिज्म नहीं था क्या खतरे में? तब ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी तहत हो रहा था, तब ये फेडरलिज्म के भी खिलाफ नहीं था। आज जब सेंटर में भाजपा की सरकार है और एनडीए सरकार है, तो ये इतने सारे इस बात पे मैं कहूँगी विभिन्न स्वर उठाए जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, विपक्ष अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए ये विरोध के स्वर उठा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर बार बार इलेक्शंस नहीं होंगे तो इनको इलेक्शन फंडिंग कहाँ से मिलेगी। ये केवल और केवल स्वार्थ के स्वर हैं जो देश का अहित करने पे तुले हुए हैं। जो हाई पावर्ड कमिटी थी, आप जानते हैं, उसके सामने
आई थिंक करीब 42 शायद पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज आई थी। 42 में से 32 पार्टीज ने बोला कि हाँ एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, यानी 32 पार्टीज अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करती है। इसीलिए आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा स्वार्थ है जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को इस इलेक्टोरल रिफॉर्म को लाने से उनको दिक्कत हो रही है? कोई भी इलेक्टोरेट के ऊपर डिस्कशन आज की डेट में वोट चोरी का जो इल्ज़ाम है अपोजिशन का, उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। आपको ये लगता है कि ये नैरेटिव जो हम अपोजिशन के नैरेटिव की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक संविधान बदलने का नैरेटिव जो उन्होंने रिजर्वेशन से जोड़ा, वो कहीं ना कहीं 2024 में वर्क किया? क्या आपको लगता है कि ये जो वोट चोरी का नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं इम्पेडिमेंट हो सकता है लोगों का एक कन्विक्शन वन नेशन वन इलेक्शन में आने से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत की जनता ने इस पे विश्वास ही नहीं करा। आप बिहार के इलेक्शंस को देख लीजिए। और एक मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगी, ये जो इल्ज़ाम है ये कांग्रेस पार्टी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का है। खुद उनके इंडिया अलायंस के जो साथी है, उनके समर्थक दल, घटक दल जो है, वो भी इस बात का समर्थन नहीं करते। कई बार आपने शायद वो इंटरव्यू देखा होगा, एक मीडिया क्लिप में देख रही थी जहां पे खुद उमर अब्दुल्ला जी ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इस बात से। सुप्रिया सुले जी ने अभी जब चुनाव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जब चर्चा हो रही थी, उन्होंने खुद कह दिया कि भाई ईवीएम्स पे मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद उन ईवीएम्स पे जीत के आई हूं, तो अगर मैं उन पर दाग धब्बा लगाती हूं तो मैं खुद अपने चुनाव पर दाग धब्बा लगाती हूं। ये एक ऐसा नैरेटिव चलाने का प्रयास केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और शायद माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस जनता ने उनके इस इल्ज़ाम को निरर्थक माना है, निराधार माना है और अस्वीकार करा है। इसीलिए इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आपने देखा है कि बिहार में मिला है। बांसुरी जी, इतनी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विक्रांत जी।